अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 में है रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट के हवाले से। तो बेटा ये टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल है, समझने में आपको मुश्किलात हो सकती है और वीडियो की लेंथ भी ज़्यादा हो सकती है। तो हेडिंग को देखते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको इस टॉपिक को किस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। बुक में ये टॉपिक बहुत ही शॉर्ट लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप कंसेप्ट से समझना चाहते हैं तो आपको वीडियो को फॉलो करना पड़ेगा। चाहे तो ये टॉपिक 5 मिनट भी ख़त्म हो सकता है बिना किसी कंसेप्ट को समझे। आप एग्ज़ाम में से लिख कर आ सकते हैं, नंबर भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। ओके, तो देखिए हेडिंग रिलेटिव एटॉमिक मास। इसको मैथ्स पढ़ते हैं लेकिन मैं मास भी कह देता हूँ, तो मसला नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ आप सुन लें। और दूसरा है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट को शॉर्ट में लिखते हैं AMU। क्या लिखते हैं? AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या है? एक यूनिट है। एटॉमिक मास यूनिट क्या है? एक यूनिट है। किसकी? रिलेटिव एटॉमिक मास की। रिलेटिव एटॉमिक मास की। ये टॉपिक खत्म हो गया, ये टॉपिक खत्म हो गया, इसको साइड करें। मेन टॉपिक हमें जो समझना है वो है रिलेटिव एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? एटम का मास। ओके, और यहाँ पे लफ्ज लग रहा है, एक वर्ड लग रहा है रिलेटिव। तो बेटा जो एटम का मास है वो डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। एक एटम के मास को कैलकुलेट करने के लिए हमें उसे किसी दूसरे एटम के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, एक एटम के मास को मालूम करने के लिए हमें किसी दूसरे एटम के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे आप जाते हैं दुकान में सब्जी लेने या कुछ भी लेने, तो अगर आपने कोई चीज़ बाय करनी है तो उसे हम किसी दूसरे वेट के साथ कंपेयर करते हैं, जो हमारे पास एक स्टैंडर्ड पड़ा हुआ होता है। आपने देखा होगा, जो हमारे पास वेट बैलेंस होता है उसमें 1 किलो का वेट जो है वो फिक्स होता है, वो स्टैंडर्ड होता है, उससे एक जगह रखते हैं और दूसरी जगह पे हम अपना सामान रखते हैं जो हमें चाहिए होता है। तो जो मैथ्स है उसे मालूम करने के लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड का होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से जब पीरियोडिक टेबल बन रही थी हमारे पास, तो उसमें कुछ एटम्स हमारे पास डिस्कवर होते हैं। जैसे कि आजकल 118 एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद है। लेकिन जब एलिमेंट के जो एटम्स जो डिस्कवर होते हैं तो हमें उस एटम का एटॉमिक मास भी मालूम करना होता है। तो उस एटॉमिक मास को मालूम करना इंतहाई मुश्किल होता है, क्योंकि इनका मास बहुत कम होता है। तो जो एटम का मास जो हम मालूम करते हैं किसी दूसरे एटम के साथ कंपेयर करके करते हैं, और वो एटम है कार्बन 12। वो एटम क्या है? कार्बन 12। बात समझ में आ रही? कार्बन भी जो है हमारे नेचर में 3 किस्म का पाया जाता है। कितने किस्म का पाया जाता है? 3 किस्म का। मैं यहाँ लिखता हूँ कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। यानी वो कार्बन एटम जिसका मास क्या होता है? 12 होता है। एक और कार्बन है जिसका मास क्या होता है? 13 होता है। और एक और कार्बन है जिसका मास 14 होता है। तो कार्बन की जो एटम है वो हमारे पास 3 किस्म के पाए जाते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। ठीक है, लेकिन हम जो स्टैंडर्ड मानते हैं वो किसको मानते हैं? कार्बन 12 को मानते हैं। तो बेटा केमिस्ट्री में कार्बन 12 की बड़ी अहमियत है। कार्बन 12 की बड़ी अहमियत इधर देखें। कार्बन के नीचे यहाँ पे 6 लिखते हैं, ये एटॉमिक नंबर होता है, ये एटॉमिक मास होता है। हमें इस टॉपिक में ज़्यादातर जो काम होगा वो किससे होगा? एटॉमिक मास से काम होगा, तो इसे हम मिटा देते हैं, कार्बन 12। ठीक है, कार्बन 12 में आपको पता है प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं? बहुत आसान है। तो इसमें जो आपके पास प्रोटॉन की तादाद है इसको Z से लिखते हैं, तो कार्बन 12 में प्रोटॉन की तादाद 6 है। और जो आपके पास न्यूट्रॉन है उसकी तादाद आपके पास वो भी 6 है। ऐसे ही तो 6 + 6 तो क्या आ जाता है आपके पास? 12 आ जाता है। तभी इसको क्या कहते हैं? कार्बन 12 कहते हैं। अच्छा, तो इसमें बिल्कुल इक्वल यूनिट पाए जाते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। तो किसी भी आइटम का अगर हमें मास मालूम करना है तो उससे कंपेयर करते हैं कार्बन 12 के मास के साथ। फिर इसके ज़रिए से हमारे पास एटॉमिक मास बआसानी मालूम हो जाता है। तो उस टाइम हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, यानी कि उसे रिलेट करते हैं कार्बन 12 के साथ। थोड़ी बात को मैंने लंबी की है ताकि आप इस बात को आसानी से डाइजेस्ट कर सकें। तो अभी मैं आपको रिलेटिव एटॉमिक मास नहीं पढ़ाने वाला, ना इसका फॉर्मूला आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा। अच्छा, मैं डेफिनेशन आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, डेफिनेशन आपको पढ़ाता हूँ। तो डेफिनेशन हमारे पास 2 यूनिक टर्म्स आएंगे, तो पहले तो उन टर्म्स को समझना पड़ेगा, तब जाके ये डेफिनेशन हमें समझ आएगी, वरना तो ये डेफिनेशन हमें समझ में नहीं आने वाली। ठीक है, कोई टीचर आपको 5 मिनट में ये कंसेप्ट समझा सकता है, लेकिन आपको मुमकिन है कि समझ ना आए। तो आई डेफिनेशन पढ़ते हैं, समझ में कुछ नहीं आएगा। 2 टर्म हमें मिलेंगे इसमें। दी रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एटम। ये वर्ड कुछ भी नहीं, जुमले को पूरा करने के लिए लिखा गया।
द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज द एवरेज मास। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? एवरेज मास है। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? इज द एवरेज मास किसका? ऑफ नेचुरली अकरिंग आइसोटोप, ऑफ नेचुरली अकरिंग आइसोटोप। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? एवरेज मास है किसका? नेचुरली अकरिंग आइसोटोप का। अब आपको पता होना चाहिए आइसोटोप क्या होते हैं, पता होना चाहिए कि आइसोटोप क्या होते हैं। इसके अलावा एवरेज मास किस तरीके से मालूम करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको आइसोटोप पता नहीं होगा, एवरेज मास के हवाले से नहीं पता होगा, तो आप टॉपिक को किस तरीके से डाइजेस्ट करेंगे? तो इसलिए मैं आपको सबसे पहले आइसोटोप के हवाले से बताऊंगा। वैसे तो आइसोटोप आपके चैप्टर नंबर 2 या 3 में मौजूद होगा। इसके अलावा एवरेज मास किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं ये भी आपको बताऊंगा। एवरेज कब मालूम करते हैं? जब हमारे पास सेम एटम, ठीक है, मुख्तलिफ फॉर्म्स में पाया जाए, ठीक है, यानी उनका मास मुख्तलिफ हो, तो हमें एवरेज मालूम करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर एक शख्स की सैलरी है 50,000, एक शख्स की सैलरी है 55,000 और एक शख्स की सैलरी है 58,000। तो हम अगर इसका एवरेज मालूम करना होगा तो मालूम कर सकते हैं, सम करके 3 से डिवाइड कर दें, एवरेज पता चल जाएगा। इसी तरीके से हमें क्या है, जैसे कि कार्बन एटम है, ये कार्बन 12 भी पाया जाता है, कार्बन 13 भी, कार्बन 14 भी हमारे नेचर में। तो हमें क्या है, इसका एवरेज मास मालूम करना पड़ेगा। तो एवरेज मास किस तरीके से मालूम करते हैं ये तरीका मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आइसोटोप के हवाले से डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन मुकम्मल करते हैं। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज द एवरेज मास ऑफ नेचुरली अकरिंग आइसोटोप कंपेयर्ड विथ 112 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। तो जो भी एवरेज मास हो आइसोटोप का उसको हम कंपेयर करते हैं 112 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। हो सकता है कुछ समझ ना आया, तो सबसे पहले आइसोटोप को समझ लें। आइसोटोप क्या होते हैं? आइसोटोप, अच्छा देखें, आइसोटोप्स में लफ्ज आ रहा है हमारे पास आइसो। आइसो के मायने होता है सेम। आइसो के मायने क्या होता है? सेम। ठीक है, तो कुछ एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, एलिमेंट्स जैसे कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के जो एटम है, ठीक है, हाइड्रोजन के जो एटम्स है हमारे पास, उसके 3 आइसोटोप है। क्या है? 3 आइसोटोप है। यहाँ हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के हमारे पास 3 आइसोटोप है। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, इसके 3 आइसोटोप पाए जाते हैं। यानी कि देखें, पहला है हाइड्रोजन ये वाला, फिर है दूसरा हाइड्रोजन, फिर है तीसरा हाइड्रोजन। फर्क क्या है? इसका एटॉमिक नंबर सेम होता है। आइसोटोप में क्या होता है? एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम atomic number, have same atomic number but different mass number। लेकिन आपने डेफिनेशन याद नहीं करनी, बस शॉर्ट में लिख लेना, बट डिफरेंट मास नंबर या एटॉमिक मास, बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोटोप क्या है? सेम एटॉमिक नंबर हो एलिमेंट का बट डिफरेंट मास नंबर, उसको आइसोटोप कहेंगे। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप पाए जाते हैं, एटॉमिक नंबर तीनों का सेम होता है, लेकिन इनके उसमें फ़र्क होता है मास में। इसका 1 होता है, इसका 2 होता है और इसका 3 होता है। तो 1 को मिटा देते, 1 से हमें कोई काम नहीं, हमारा जो काम है वो मास नंबर से काम है। तो हाइड्रोजन इन 3 सूरत में पाया जाता है, H1 H2 H3। मास नंबर डिफरेंट है, मास नंबर डिफरेंट है यानी कि इसमें न्यूट्रॉन में इजाफा हो रहा है और इसमें न्यूट्रॉन में इजाफा हो रहा है। प्रोटॉन तीनों में सेम है, इसमें भी प्रोटॉन 1 है, इसमें भी प्रोटॉन 1, इसमें भी प्रोटॉन 1, इसमें भी प्रोटॉन 1। किस तरीके से मालूम करते हैं ये मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया है। ठीक है, प्रोटॉन 1 प्रोटॉन 1 प्रोटॉन 1, इसमें न्यूट्रॉन 0 है, इसमें न्यूट्रॉन 1 है, इसमें न्यूट्रॉन आपके पास 2 है। ठीक है, ये आइसोटोप है। इसका एटॉमिक मास कुछ और होगा, इसका एटॉमिक मास कुछ और होगा, इसका एटॉमिक मास कुछ और होगा। तो अगर हमें इसका एवरेज मास मालूम करना है तो उसके लिए एक तरीका कार है, अभी मैं आपको नहीं सिखा रहा किस तरीके से एवरेज मास मालूम करना है। ठीक है, अच्छा दूसरा देखिए, हमारे पास दूसरा एलिमेंट है, वैसे तो हीलियम है, लेकिन अगर लिथियम की बात करें, किसकी बात करें? लिथियम की। तीसरा एलिमेंट है, लिथियम के 2 आइसोटोप है। कितने आइसोटोप है? 2। लिथियम का एटॉमिक मास 3 है, क्या है? 3, लेकिन एक का मास है 6 और एक का मास है 7। तो लिथियम के 2 आइसोटोप पाए जाते हैं हमारे पास, इसकी परसेंटेज अलग है, इसकी परसेंटेज अलग है। ठीक है, लेकिन जो हमारे नेचर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो ये वाला हाइड्रोजन, सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है। और जो लिथियम है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो हमारे नेचर में ये वाला पाया जाता है। ओके, इसके अलावा जो तीसरा हम जो अगला एलिमेंट है वो है बेरिलियम। ठीक है, बेरिलियम का कोई आइसोटोप नहीं पाया जाता, बेरिलियम से वो सिर्फ एक ही पाया जाता है, तो इसको हटा दें, इसको स्किप कर दें। अगला देखते हैं बोरॉन। बोरॉन के हमारे पास 2 आइसोटोप है, एक है आपके पास, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो आपके पास 5 है, ये तो सेम रहेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका जो एटॉमिक मास है वो 10 है, इसका जो है वो 11 है, और सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है हमारे नेचर में। बोरॉन के बाद बात करें कार्बन की, कार्बन के 3 आइसोटोप हैं,
बताया था मैंने अभी आपको, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, एटॉमिक नंबर सेम होगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वाफिर में गुजारा हमारे नेचर में, वो है कार्बन 12, ठीक है। इसी तरीके से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के भी 3 आइसोटोप पाए जाते हैं। ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप पाए जाते हैं, O16, O17, O18। पीरियोडिक टेबल में आपने इसका एटॉमिक मास देखा होगा, वो 16 होगा, तो यानी कि 16 जो है वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसकी नेचुरल अबंडेंस बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा अगर हम एक और मशहूर मारूफ एलिमेंट की बात करें, वो है क्लोरीन। वो क्या है हमारे पास, क्लोरीन है। तो क्लोरीन के 2 आइसोटोप है। आइसोटोप अब आपको क्लियर हो गया होगा, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो एक है Cl35 और एक है Cl37, एटॉमिक नंबर सेम होगा 17-17। इसको मिटा दें, कोई मसला नहीं है। ओके, बात क्लियर हो रही है। तो सबसे ज्यादा वाफिर मिकदार में ये पाया जाता है और ये कम पाया जाता है। तो आइसोटोप का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, इसकी आप पिक्चर ले सकते हैं। तो अब आ जाए, मालूम करते हैं एवरेज मास, ठीक है। किसी एटम का एवरेज मास किस तरीके से मालूम करते हैं, आइसोटोप के बारे में मैंने समझा दिया। तो सवाल है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 मिसाल के तौर पे, कैलकुलेट दी एवरेज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। राइटिंग थोड़ी सी मैं स्मार्ट लिख रहा हूँ, यानी कि स्मार्ट यानी बहुत शॉर्ट। कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन यूजिंग फॉलोइंग डेटा, यूजिंग फॉलोइंग डेटा। तो मैं आपको एक डेटा दूंगा और फिर आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से। तो देखिए बेटा, आइसोटोप हाइड्रोजन के 3 पाए जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। आइसोटोप हाइड्रोजन के 3 पाए जाते हैं। पहला है H, जिसका एटॉमिक मास 1 होता है। दूसरा है H2, तीसरा है H3, ठीक है। एटॉमिक नंबर की कोई ज़रूरत नहीं, इसकी परसेंट नेचुरल अबंडेंस है जो कि हमारे कायनात में पाया जाता है, वो मैं लिखता हूँ, जो कि सवाल की सूरत में हमारे पास मौजूद है। ये जो पाया जाता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वो है 99.985, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन 1 पाया जाता है। दूसरा है 0.015, और तीसरा जो है वो ट्रेस अमाउंट में पाया जाता है, जिसे हम गिन नहीं सकते, तो इसे हम इग्नोर करेंगे। इसके अलावा जो इसका एटॉमिक मास है, इसका एटॉमिक मास है, इसका एटॉमिक मास है, इसे हम लिख देते हैं। तो इस वाले हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो आपके पास है 1.0078, दूसरे वाले का है 2.0141, इसका है 3.016। लेकिन ये ट्रेस में पाया जाता है, इसे हम इग्नोर करेंगे और एवरेज एटॉमिक मास जो है वो इसका मालूम करेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास, एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू, तो इसका फॉर्मूला ये है, परसेंटेज अबंडेंस मल्टीप्लाई एटॉमिक मास, परसेंटेज अबंडेंस मल्टीप्लाई एटॉमिक मास। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, देखिए हमारे पास 2 आइसोटोप है, 3 है, लेकिन इसका कैलकुलेट नहीं करेंगे। इसका अमाउंट, इसकी जो अमाउंट पाई जाती है वो है ट्रेस में। ओके, तो 2 है हमारे पास। तो देखिए मैं लिखता हूँ परसेंट अबंडेंस मल्टीप्लाई एटॉमिक मास के लिए सिंपल ए लिख देता हूँ, पूरा नहीं लिख रहा, आप समझ जाए, ठीक है। पूरा नहीं लिख रहा, आप समझ जाए। फिर बीच में प्लस आ गया, ये हुआ एक एटम के लिए हमारे पास। दूसरे एटम के लिए फिर दोबारा परसेंटेज अबंडेंस मल्टीप्लाई ए, ये दूसरे एटम के लिए। तो आज ये वैल्यू रखते हैं, परसेंटेज अबंडेंस है, यहाँ पे देखिएगा परसेंटेज अबंडेंस है। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, इसको लिखेंगे इस तरीके से, 99 पॉइंट, ये परसेंट में है ना, 985 परसेंट है, तो आपने नीचे 100 लगा देना। एटॉमिक मास क्या है, यहाँ से देख सकते हैं 1.0078। ओके, अगली टर्म है परसेंटेज अबंडेंस, यहाँ से देखें 0.015 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि परसेंट लगा हुआ है। एटॉमिक मास 2.0141, ठीक है। जो हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास आएगा, आप इसे अपने पीरियोडिक टेबल से कंपेयर भी कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने में जो हमारी वैल्यू आती है, ठीक है, वो जो भी आए वो आप कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा। तो डायरेक्ट जो हमारी वैल्यू आ रही है 1.0079 AMU, ये आती है हमारे पास, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। ये एवरेज है किसका, इसके आइसोटोप का। तो आप अपनी किताब में पीरियोडिक टेबल में जाए, चैप्टर नंबर 3 में, तो वहाँ पे जाके आप हाइड्रोजन का जो एवरेज एटॉमिक मास है या रिलेटिव एटॉमिक मास है, उसे आप देख सकते हैं। वहाँ पे लिखा होगा 1.0080, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो इसका मैथ्स मालूम करते हैं। अगला डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमारे पास मौजूद है, वो है लिथियम। तो लिथियम के हवाले से मैंने सवाल लिख दिया है, तमाम चीज़ों को लिखा छोड़ दिया, ताकि वीडियो बनाने में कम से कम टाइम लगे और तमाम चीज़ें आप सीख सकें। कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ लिथियम यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। लिथियम के 2 आइसोटोप पाए जाते हैं, पहला है Li6, दूसरा है Li7।
जो Li6 है जिसका एटॉमिक मास 6 उसकी नेचुरल अबंडेंस 7.5% है और इसकी जो नेचुरल अबंडेंस है वो है 92.41%। ओके, अगर आप इन दोनों को सम करेंगे तो आपके पास 100% आ जाएगा। इसके अलावा जो इसका एटॉमिक मास है जो कि 7.59% पाया जाता है वो है 6.0151, जबकि जो Li7 है जिसकी नेचुरल अबंडेंस 92.41 है तो इसका एटॉमिक मास 7.0160 है। ठीक है, तो हमारे पास नेचर में जो लिथियम मेटल पाया जाता है तो उसमें ज़्यादातर का मास 7.0160 है, लेकिन 7.59% का जो मास है वो है 6.0151। ठीक है, तो ये सब रिसर्च की बातें हैं, ये सब रिसर्च हो चुका है, बस आपने इन चीज़ों को समझना है। तो दो हमारे पास आइसोटोप है, तो यहाँ पे देखें 2 लिखा हुआ है, बीच में एक प्लस आ रहा है, तो परसेंटेज अबंडेंस हमारे पास आएगा इसके लिए 7.59 डिवाइड बाय 100 और यहाँ मल्टीप्लाई में क्या आएगा इसका एटॉमिक मास 6.0151, फिर प्लस परसेंटेज अबंडेंस 92.41 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 7.0160। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, आप अपने कैलकुलेटर में सॉल्व कीजिएगा, यहाँ वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है, लेकिन मैं इसके आंसर को डायरेक्ट लिखूंगा जो कि आएगा 6.94 AMU। तो आपने किताब के पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं कि लिथियम का जो आपके पास एटॉमिक मास होगा वो होगा 6.94, जो कि एवरेज एटॉमिक मास है या तो रिलेटिव एटॉमिक मास भी आप इससे कह सकते हैं। तो जो आपके पीरियोडिक टेबल में लिखा होगा वो एक एवरेज एटॉमिक मास होगा या रिलेटिव एटॉमिक मास होगा। बात क्लियर हो रही। इसके अलावा लिथियम के बाद हमारे पास बोरॉन भी मौजूद है। इसके अलावा बोरॉन का भी एवरेज एटॉमिक मास आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, कार्बन का भी, ऑक्सीजन का भी और क्लोरीन का भी। ठीक है, तो आप इस वीडियो को स्किप करके भी देख सकते हैं, जिस टॉपिक से आपको काम हो आप उसे देख लें, सीख लें और समझ लें। तो अब डिस्कस कर लेते हैं बोरॉन का एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, बोरॉन के 2 आइसोटोप है, एक है बोरॉन 10, एक है बोरॉन 11। बोरॉन 10 की जो नेचुरल अबंडेंस है वो है 19.9, जबकि बोरॉन 11 की अबंडेंस है 80.1। ये इसका एटॉमिक मास लिखा हुआ है, ये इसका एटॉमिक मास लिखा हुआ है। तो आ जाए एवरेज एटॉमिक मास किस तरीके से मालूम करते हैं। फॉर्मूला बिल्कुल सेम टू सेम यही होगा, परसेंट अबंडेंस मल्टीप्लाई एटॉमिक मास प्लस परसेंट अबंडेंस मल्टीप्लाई एटॉमिक मास। तो इसकी परसेंट अबंडेंस है 19.9% है, तो डिवाइड कर देंगे 100 से, मल्टीप्लाई करेंगे एटॉमिक मास से 10.013। इसके बाद दूसरा आइसोटोप की परसेंट अबंडेंस है 80.1 डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई 11.093। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और इसका सम करेंगे तो आगे पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10.81 AMU। तो बोरॉन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो है 10.81, जो कि आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं कार्बन की जानिब। तो अब कैलकुलेट कर लेते हैं कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास। तो कार्बन के 3 आइसोटोप पाए जाते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। कार्बन 12 की अबंडेंस सबसे ज़्यादा है जो कि हमारे पास है 90, गलती से मैंने यहाँ लिख दिया 98.89। ठीक है, और इसका जो एटॉमिक मास है वो है 12 एग्जैक्ट। कार्बन 13 की अबंडेंस 1.108, इसका एटॉमिक मास ये है। कार्बन 14 जो है बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है, उसका एटॉमिक मास ये है। तो बेटा नेचर में कार्बन तो पाए जाते हैं, लेकिन 98.89% कार्बन का जो एटॉमिक मास होगा वो 12 होगा, लेकिन 1.1% का जो मास होगा वो होगा 13। लेकिन इस अमाउंट में जो कार्बन पाया जाएगा उसका एटॉमिक मास ये होगा। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा कार्बन 12 पाया जाता है और कार्बन 12 को हम स्टैंडर्ड मानते हैं। तो आज इसका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे 3 आइसोटोप है, तो हमें यहाँ पे एक और इजाफा करना पड़ेगा, परसेंट अबंडेंस मल्टीप्लाई ए। बात क्लियर हो गई। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे वैल्यू लिखनी है 98.89 पहले कार्बन के लिए डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 12, फिर प्लस, फिर 1.108 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 13.00335। फिर यहाँ पे आपके पास प्लस आएगा और यहाँ पे 2 एक्सपोनेंट -4 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 14.00312। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12.010। तो आप अपनी किताब में भी देखेंगे पीरियोडिक टेबल में आपका एवरेज एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास आपको यही मिलेगा। थोड़ा सा फर्क हो सकता है, उससे कोई मसले की बात नहीं, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में जो है वेरिएंस आता है। बात क्लियर हो रही। इसी तरीके से अगर अगली बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, तो ऑक्सीजन का मैं मालूम नहीं करूँगा, जो मैंने यहाँ कैलकुलेशन की है इसे पेस्ट कर दूंगा पिक्चर की फॉर्म में। और इसके अलावा जो क्लोरीन है, क्लोरीन बहुत अहम है, किताब में आपके नहीं दिया गया लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। तो एग्जाम में भी ये जो क्लोरीन का जो आपके पास एवरेज एटॉमिक मास है ये टॉपिक आ सकता है, या रिलेटिव एटॉमिक मास करके भी आ सकता है।
तो क्लोरीन के जो वो है आपके पास सवाल, वो मैं पिक्चर की फॉर्म में दे दूंगा ताकि वीडियो बनाने में टाइम ज़ाया हमारा ना हो। तो रिलेटिव एटॉमिक मास को डिस्कस करते हैं, डेफिनेशन एक बार दोबारा पढ़ते हैं। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एटम, तो किसी भी एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास जो कि होता है एवरेज मास ऑफ नेचुरली अकरिंग आइसोटॉप। क्या होता है, क्या होता है रिलेटिव एटॉमिक मास? एवरेज मास ऑफ नेचुरली अकरिंग आइसोटॉप। बेटा जो नेचुरली अकरिंग आइसोटॉप पाए जाते हैं, जैसे कार्बन के पाए जाते हैं, हाइड्रोजन की 3 नेचुरली अकरिंग आइसोटॉप है, ठीक है, हाइड्रोजन 1, 2 और 3। तो जो आइसोटॉप है इसका एवरेज मास जो होगा हमारे पास, वही रिलेटिव एटॉमिक मास होगा, ठीक है। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज द एवरेज मास ऑफ नेचुरली अकरिंग आइसोटॉप। यहाँ तक थोड़ी बात क्लियर हो गई। अब आगे बात को मुकम्मल करते हैं। कंपेयर्ड विद, अब वही जो मास हमारे पास आता है एवरेज मास आइसोटोप को, उसको कंपेयर करते हैं विद द 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। तो उसी मास को हम कंपेयर करेंगे 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के 12वें हिस्से से, ठीक है, 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। फॉर्मूला है हमारे पास, देखें, रिलेटिव एटॉमिक मास का AR लिखा हुआ है। कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ ऊपर एवरेज मास ऑफ वन एटम रखना है। ऊपर क्या रखना है? जो एवरेज मास आपके पास आ जाए वो आपने ऊपर रख देना, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन का जो आपके पास एवरेज मास है, ठीक है, वो है 1.0079, 1.0079 रख दिया। कंपेयर करने 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, यहाँ लिखा हमने 1/12, और मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन क्या है? 12 है। मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन क्या है? 12 है। इसको इसके साथ क्रॉस कर देना है, बचा क्या आपके पास? 1.0079। तो एवरेज एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है, लेकिन इन दोनों को सॉल्व करने का तरीकेकार अलग होता है, ठीक है। डेफिनेशन दोबारा पढ़ते हैं। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज द एवरेज मास ऑफ नेचुरली अकरिंग आइसोटोप कंपेयर्ड विद 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। तो इसे हम कार्बन 12 के साथ कंपेयर करते हैं। अच्छा देखिए, कार्बन 12 के साथ कंपेयर क्यों करते हैं? देखिए बेटा, कार्बन जो है वो 12 यूनिट से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? 12 यूनिट से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। कार्बन 12 यूनिट से मिलकर बना होता है, कार्बन 12, ठीक है। और जो एक पहला हमारे पास एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है वो 1 यूनिट से मिलकर बना होता है। अभी ये क्या होगा? बैलेंस होगा कि अनबैलेंस होगा? अभी ये अनबैलेंस होगा, ठीक है। क्या होगा? अनबैलेंस होगा। ये हाइड्रोजन अनबैलेंस है। तो ये जो वेट हमारे पास वेट बैलेंस है, ये वही मूवेबल तो नहीं, क्योंकि मार्कर की फॉर्म में मैंने लिखा है इसे। ये बैलेंस कब होगा? अगर कार्बन का 1 यूनिट यहाँ पे मौजूद होगा। कार्बन का कितना यूनिट? 1 यूनिट। कार्बन के 1 यूनिट का वजन है 1 AMU, ठीक है। कार्बन के 1 यूनिट का वजन क्या है? 1 AMU। तो अगर कार्बन का 1 यूनिट यहाँ मौजूद है और हाइड्रोजन का 1 यूनिट यहाँ मौजूद है, तो दोनों क्या होंगे? अब बैलेंस होंगे। दोनों क्या होंगे? बैलेंस। तो इसका जो वजन है आपके पास 1 AMU है। 12 यूनिट में से 1 यूनिट है यहाँ पे, तो इसका वजन भी क्या होगा? 1 AMU, ठीक है। तो इस तरीके से जो एटॉमिक मास निकालते हैं वो कंपेयर कर कर निकालते हैं। अगर हीलियम की बात करें तो हीलियम का जो आपके पास वेट है वो है 4 AMU। तो कार्बन के 1 यूनिट के मुकाबले में उसका जो वेट है वो 4 AMU है। बात क्लियर हो रही? ऑक्सीजन की बात करें तो कार्बन के 1 यूनिट के मुकाबले में उसका जो आपके पास ऑक्सीजन का वजन है वो है 16 AMU। बात क्लियर हो रही? तो इस तरीके से हम क्या है कंपेयर कर कर निकालते हैं। लेकिन हो सकता है कुछ मुश्किलात हो, लेकिन आपने फोकस करना है आइसोटोप पे, एवरेज एटॉमिक मास पर, और इस फॉर्मूले को याद रख लेना है, तमाम मामला आपके हल हो जाएंगे। ओके, तो 1/12 मास आपको याद रखना है। इसके अलावा एटॉमिक मास यूनिट जो है आपके पास AMU, ये एक यूनिट है। और AMU कितने वजन के बराबर होता है? AMU का जो ग्राम में वजन होता है वो कितना होता है? वो होता है आपके पास 1.66 एक्सपोनेंट -24 ग्राम, ठीक है। AMU ग्राम में जो वजन है वो है 1.66 एक्सपोनेंट -24 ग्राम। इसको आपने याद रखना है, क्योंकि ये आगे जाके आपके काम आने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ मैं रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास का जो टॉपिक है वो आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ी बहुत मुश्किलात हो सकती हैं, तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी वीडियो बनाने में मुझे बहुत आसानी होगी। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।